चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, 1 मिनट आप लोग ले लीजिए। ठीक, आज की जो वीडियो होगी बच्चा, ये समझ लेना कि हिस्ट्री ऑफ सेल नहीं, हिस्ट्री ऑफ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लास पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में नहीं, आप चाहे बच्चे हैं, छोटे से बच्चे को उठा लीजिए, चाहे आप बूढ़े आदमी को भी उठा लेना, तो अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको क्लियर समझ में आने वाला है। और पूरे कोशिका का इतिहास, यहाँ तक कि कोशिका को हम ऐसा बताएंगे कि आप चाहे वो क्लास 1 में, 2 में या 6 में या फिर MSc तक हो, पूरे कोशिका से आज के बाद समस्या नहीं आएगी, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें कोशिका में हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना ही होगा। लेकिन जो चीज़ें आज हम बताएंगे उसको देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सर को बोलना चाहिए नाइस सर। चलिए बात करते हैं कोशिका के बारे में। इंट्रो अब क्या ही देना, इंट्रो आज इसी से देते हैं। भाई कोशिका है क्या, तो इसकी इंट्रो कर ली जाए। कोशिका शरीर की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर छोटे बच्चे क्लास 6 में होते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते भाई इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें कि शरीर, जितनी भी शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान जो भी बना है, ये कोशिकाओं के मिलने से, छोटी छोटी कोशिकाएं मिली, उससे ऊतक बना यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से बना आर्गन यानी अंग, उन अंग से पूरा अंग तंत्र बना और पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हैं जैसे ये हो गया सेल, हमने क्या बोला, सेल। ध्यान देना, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ आज अच्छी मिलेंगी, जिसको आप पढ़ेंगे और कॉपी पेन रखे हैं, नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सब चीज़ आपको मिलेगा बेटा। यहाँ ध्यान देना, सेल क्या है, सेल एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, हमने बोला शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी शरीर की अगर यूनिट बोली जाए, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोली जाए तो कोशिका है यानी सेल है। इस सेल से बना क्या, टिश्यू बना, टिश्यू जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। इस ऊतक से बना आर्गन, क्या बना, आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और इससे बन जाती है पूरी बॉडी, यानी कि एक शरीर का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है, ईंट अगर आप ले लेते हो तो ईंट को जोड़ के आप क्या बनाते हो, दीवार बनाते हो। दीवार जो बनता है, दीवार, घर का जो दीवार होता है, यानी इस ईंट के एक एक करके सीमेंट बालू लगाते चले जाते हैं तो दीवार बनता है। और इससे बनती है क्या, रूम या कमरा बनता है ना, कमरा। और जब पूरे कमरा तैयार हो जाए, यानी एक एक रूम बन जाए, उसके ऊपर छत का ढलैया कर दो तो पूरा घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कोशिका होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन, और आर्गन से आर्गन सिस्टम, और पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब इस बात को अगर आपने लिख लिया तो अब हम ये कोशिका कैसे बनती है इसको भी समझाएंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को देखो क्या क्या चीजें मिलेंगी बच्चा। पहली पॉइंट हम समझाएंगे यहां से, पहला ये होगा फॉर्मेशन ऑफ सेल। यह कोशिका कैसे बनती है, कोशिका कैसे बनती है, फिर कोशिका की जो संरचना होती है यह कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखलाई देता है, एक्चुअली कैसा होता है कोशिका, उसकी संरचना भी हम दिखाएंगे। इसका शेप कैसा होता है, यानी ये आकृति में कैसी होती है, ईंट की भांति होती है या गेंद की भांति होती है, वो दिखाएंगे। साइज दिखाएंगे, साइज ऑफ सेल, यानी कितनी बड़ी कोशिका होती है, 2-3 किलोमीटर की होती है या बगल में ही नाखून के बराबर होती है। फिर इसके बाद सेल ऑर्गेनेल, कोशिका में जितने अंगक होते हैं, कोशिका के भी अंग होते हैं, जैसे हम लोगों के हाथ, आँख, कान, नाक, मुंह, पैर है, वैसे कोशिका के भी अंग हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी बताएंगे। फिर इसके बाद आएगा सेल डिवीजन, यानी कोशिका में कैसे विभाजन होती है, ये सारी चीजें बात करेंगे। और इसके पहले हम बात करेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, यानी कोशिका के कुछ फैक्चुअल पॉइंट, यानी इसको किसने बताया था फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड प्लांट में कब आया, एनिमल में कब आया, लुएनहाक ने क्या बोला, तो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी कोशिका जो आप पढ़ते हो बच्चा। अब देखो यहाँ बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, हम ये जानते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है या नहीं भी आता है, तब भी हम बेसिक से आपको उठाएंगे और सारी चीजें देंगे। ये कोशिका एक्चुअली बनी कैसे है, जब ये धरती पूरा ऐसे मान लेते हैं, ये पूरा धरती पड़ा हुआ था, धरती क्या थी, जल रही थी, एक जलती हुई पिंड की तरह थी। धरती एक गोले जैसी है और यह गोला क्या था, गर्म था, एकदम गर्म था। तो इसमें समुंदर का जो पानी था बच्चा, यह भी क्या था, एक गर्म
सोप की तरह होती है। जैसे आप लोग चाय वाय पीते हो, सूप वूप पीते हो ना, तो ये गर्म पानी समुंदर पड़ा हुआ था। इसमें क्या था, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पे कुछ केमिकल थे, जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और भी केमिकल थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर समुंदर के अंदर क्या हुआ कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते चले गए ना भाई, पानी में इधर से उधर गर्म था, मिल रहे थे, तो इनके मिलने से बन गया प्रोटीन। क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ऐसे प्रोटीन का एक दीवार की तरह ऐसे बन गया, ये बन के टहल रहा था बहुत दिनों तक। ये पानी में प्रोटीन का छोटा छोटा गोला, जिसको माइक्रो यानी कोएसरवेट्स बोला गया। तो कोएसरवेट्स क्या था कि इसमें ऐसे ही टहल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब पानी में थोड़ा सा भी लहर उठता तो ये टूट के इधर उधर बिखर जाता था, छोटा छोटा हो जाता था। फिर इसको क्या था कि ये अपनी इकाई नहीं बना पाता था, अपने रूप को परिवर्तित नहीं कर पाता था, इसमें डिवीजन भी नहीं हो पाता था। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे ही प्रोटीन के जो देखे जाते हैं अब के समय में जीव जो बीमारी पैदा करते हैं, उनको प्रियान बोला जाता है। ये वायरस का ही एक रूप है। जो लाफिंग डिजीज, ये प्रियान का रूप है। और वैसे ही जब यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन को ना जोड़ा गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इस जल में मिले, तो ये छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर ऐसे बना लिए हैं, जिसको वायराइड्स बोला गया। वायराइड्स ये भी एक वायरस का ही रूप था, ये भी वायरस का ही रूप था। ये भी टहल रहा था, ये भी टहल रहा था, दोनों अकेले अकेले टहल रहे थे, धरती पे कुछ था नहीं। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं मिलन हुआ। इनके मिलन से ये जो प्रोटीन था, एक आवरण था, इसको मिल गया एक शरीर, और इसके अंदर ये चला गया। जब इसके अंदर जो ही ये गया, एक रूप मिल गया कोशिका का, यहीं से एक रूप मिला कोशिका का और निर्माण हो गया कोशिका का। तो आप कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं यौगिकों के मिलने से कहीं ना कहीं कोशिका का निर्माण हुआ था। जैसे आज भी हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, दुबले पतले होते हैं, तो डॉक्टर कहता है प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ। तो हम क्यों कहता है, क्योंकि उससे कोशिका बनने लगते हैं, ब्लड बनता है। ब्लड भाई सेल ही तो है, और हमारी शरीर एक्टिव होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लंबे मोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन होता है। चावल रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फल खाते हैं, उसमें विटामिन। तो इन सब चीज़ों से ऐसे ही कोशिका का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे हुआ। लेकिन इस सेल में बहुत सारे गुण न होने की वजह से यह क्या था, प्रीमिटिव था, यानी पूर्व कोशिका, बहुत प्राचीन कोशिका, पुरानी कोशिका, यानी पहले जो कोशिका बनी वह यही थी, जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला गया। पहले प्रोकैरियोटिक आई, यानी प्राचीन कोशिका आई, प्रिमिटिव कोशिका, और बाद में डेवलप करते करते यूकैरियोटिक आई। तो उस पर अब हम बाद में जाएंगे, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन आपको यह सेल कैसे बना, यानी सेल आज भी हमारे सेल जो शरीर में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, इस सब का कमी हो जाए तो कोशिका नहीं बनेगा और धीरे धीरे हम मर जाएंगे। लेकिन इसको अगर बनाना है, कोशिका बार बार रिपेयर होना चाहिए, तो हमको स्वस्थ भोजन लेना चाहिए और समय समय पे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब खानी चाहिए, जिससे कोशिका का निर्माण हमारे शरीर में हमेशा हो सके। जैसे कहीं पे कोई अंग कट गया, कोई पार्ट कट गया, घाव हो गया, वहां पे गड्ढा हो गया, तो वो भरोगे कैसे? उसके लिए आपको प्रोटीन, विटामिन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल खाने होंगे, जिससे ये कोशिकाएं शरीर को भर देंगी, बन जाएंगी कोशिकाएं तो भर जाएंगी। ठीक, तो इतना बात समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे इस कोशिका के कुछ स्पेशल कैरेक्टर पे, जो फैक्चुअल पॉइंट है। कोशिका को स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई शरीर की बोली जाती है। किसको? कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि यहाँ सारी कार्य ये कर लेती हैं। जो कोशिका की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल की क्या कही जाती है? साइटोलॉजी कही जाती है। अगर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका को बोलते हैं साइटो, बायोलॉजिकल टर्म्स है साइटो, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कोशिका का जो अध्ययन होता है, जैसे हम आपको अगर अध्ययन करें, हम किसी चीज को अध्ययन करें, वैसे ही साइंटिस्टों ने क्या किया? सेल का अध्ययन किया, कोशिका का अध्ययन किया। अगर ये कोशिका का अध्ययन न हुआ होता, न जानकारी होती, तो आज हम सारी चीजों को जानना पॉसिबल नहीं होता, बायोलॉजी के टर्म्स को। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो इस अध्ययन को बोला साइटोलॉजी, यानी सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला गया। और कितनी सेल होती हैं एक ह्यूमन शरीर में अगर बात की जाए
तो 37.2 ट्रिलियन सेल, 37.2 ट्रिलियन सेल हम लोगों के पूरे शरीर के निर्माण में लगी रहती है, बहुत, और इससे कम और थोड़ी सी बेसी भी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई सेल, यानी अगर हम बात करें फर्स्टली इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, पहली बार सेल को किसने पाया था, किसने बताया था, तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने प्लांट के कुछ स्लाइस यानी ऊपर के टुकड़े लिए, यानी कार्क लिया, छिलका लिया ये कह सकते हैं, और उसको अध्ययन किया, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया कि यह क्या है, सेल है। वह कैसा दिखलाई दे रहा था, मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का। जैसे मधुमक्खी की छत्ते को अगर हम देखें तो हेक्सागोनली बनता है ना, हेक्सागोनली ऐसे 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 बनता चला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसा इन्होंने प्लांट कार्क में देखा, यानी पौधे की जो छिलके होते हैं, यानी पौधे के जो स्टेम होते हैं उसके छिलके को, यानी पौधे के किसी पार्ट को छोटा सा कट करके माइक्रोस्कोप से देखा जाए तब हम समझ सकते हैं ये क्या है। तो उस समय इन लोगों ने देख लिया बना के और बता दिया कि यह क्या है, यह सेल है, यानी एक एनिमल क्यूल है। इन्होंने बताया कि एक एनिमल क्यूल की तरह यह भांति दिखलाई दे रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, लेकिन क्लियर ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। बट इन्होंने कहा कि कुछ तो है जो हेक्सागोनली दिखलाई दे रहा है। तो आप यह कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल, अगर हम बात करें पहली बार लिविंग सेल की बात, क्योंकि इन्होंने सेल बताया वो डेड था, प्लांट के खोल के ऊपर से इन्होंने लिया था स्लाइस, उस पे से देखा था। जब लिविंग सेल की बात आई तो इसके बारे में कौन बताया, डिस्कवर्ड बाई ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम सेल को देखा अपने माइक्रोस्कोप से, यानी कुछ पानी की बूंदों को उठाया, और ये क्या कर रहे थे भाई, पानी देख रहे थे, जा रहा था वहां पे बैठे, वहां से पानी की कुछ बूंदों को लिए और देखा उसमें कुछ इनको सेल दिखलाई दिया, और वो चल फिर रहे थे, हिल डुल रहे थे, तो इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बता दिया। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई कि लिविंग सेल की जो बातें थी वो जीवों में, यानी प्लांट में, एनिमल में भी देखी जाती हैं या पानी में ऐसे ही टहल रहा है। तो इसके बारे में अब कौन आया, सेल थ्योरी जो थी, यानी पूरी सेल की जो थ्योरी आई कि कैसे चलता है, क्या करता है, इसके बारे में दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, बता दिया कि यह है भाई सेल की पूरी थ्योरी, है सेल की पूरी कहानी, यानी सेल की जितनी कहानी थी, भूमिका थी, सब सेल थ्योरी में आ गया। वो कौन बताया, स्लीडन और स्वान ने बताया। फाइनली जब बात हुई सेल थ्योरी की तो इसको एक्सपेंड किया, एक साइंटिस्ट थे विरकाव, इन्होंने इसको और फैलाया और ये बता दिया कि सेल यानी कोशिका, पहले से मौजूद कोशिका जो होते हैं उन्हीं से इनका निर्माण होता है। इन्होंने ये बता दिया। कौन बताया, विरकाव ने ये बताया कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। विरकाव ने ये कह दिया कि कोशिकाएं पहले से ही यहाँ मौजूद थी, उन्हीं कोशिकाओं से बढ़ते हुए कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ भाई, समुंदर में यह कोशिका बना कि नहीं, हमने अभी बताया कि यहाँ पे ये बना था, तो पहले ये कोशिका बनी, इससे धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो इन्होंने सही बात बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। यह डिवाइड हुआ, 2 में बना, फिर यह डिवाइड हुआ, 4 बना, ऐसे करते करते बहुत सारी सेल की इवोल्यूशन होती चली गई और धीरे धीरे प्लांट, एनिमल सब विकास करके आ गए। और इवोल्यूशन के दौर में आज हम और आप हैं, यहाँ तक कि अब तो मोबाइल भी आ गया। ये कौन सा सेल है। चलो अब यहाँ तक बातें हो गई तो एनिमल सेल के बारे में एक साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, जिन्होंने क्या बताया था, स्वान और स्लीडन मिल के बताए थे सेल थ्योरी के बारे में। लेकिन जब एनिमल सेल को डिस्कवर किया गया तो स्वान ने बताया कि एनिमल में सेल पाई जाती हैं, यह कोशिकाएं जो हैं यह एनिमल का निर्माण करती हैं, यानी स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बता दिया। तो स्लीडन का है पीछे रहते, इन्हीं के साथ तो यो थे, ये क्यों पीछे रहते, ये चुपचाप उठाए प्लांट और इसको बता दिया कि प्लांट में भी कोशिकाएं पाई जाती है। आप कैसे बताएंगे अकेले, हम नहीं, हम पीछे रहेंगे क्या। इन्होंने प्लांट के बारे में बता दिया। सबने कहा चलो भाई ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई तो सब साइंटिस्ट का निगाह अब चला गया, भैया प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल सेल सेल, यह सेल एक्चुअली है क्या, यह कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, अब यह भी तो जानना जरूरी था। क्या सेल से पूरा शरीर ही बना है या सेल अकेले भी होता है। तो कुछ ने कहा कि सेल अकेले भी होता है और सेल से बन के पूरी शरीर भी बनती है। कैसे, ये देखते हैं। तो यहां जब बात हुई तो स्मॉलेस्ट सेल की बात आई, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वह कौन होता है, माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा क्या होती है? सबसे छोटी कोशिकाएं कही जाती हैं। अब यहां से एक हेडिंग इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अभी अभी, ठीक है बच्चा। साइज ऑफ सेल चल रहा है, ध्यान देना। स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका अगर धरती पे पाई जाती है तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग होता है एक पक्षी, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है शायद ना, कमेंट करके बताना हाँ या ना। तो उस शुतुरमुर्ग की अंडे की बात की जाए तो वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी इतनी बड़ी साइज की होगी। एक अकेला कोशिका इतनी बड़ी की है और एक कोशिका इतनी छोटी है जिसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कहानी है भाई इसके पीछे। तो अब बात आती है, यह तो लार्जेस्ट था। लार्जेस्ट का मतलब यह होता है कि भाई यह लार्जेस्ट है, यह बड़ा सा है, यह बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की तो लॉन्गेस्ट यह हो गया ना, यह सेल हो गया लॉन्गेस्ट, या फिर यह सेल हो गया लॉन्गेस्ट, यह लंबा हुआ ना। लेकिन अगर हम बड़े की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब बात आती है, मोटाई गोलाई कैसा है, ठीक। तो जो लॉन्गेस्ट सेल था और लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट यानी बड़ी कोशिका कौन थी? शुतुरमुर्ग की अंडे की बात की गई। लेकिन लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा कौन था? लंबा कौन था? तो न्यूरॉन था। भैया सबसे लंबे व्यक्ति का नाम मत बता देना, यहां न्यूरॉन्स की बात हो रही है जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनकी जो नंबर होती है, न्यूरॉन्स के नंबर कितने होते हैं? अगर देखें न्यूरॉन्स की जो नंबर होती है 135 बिलियन होते हैं। शरीर में 135 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। 135 बिलियन न्यूरॉन कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं। चलिए बात की जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन के बॉडी में बात की जाए सबसे छोटी कोशिका, पूरे ब्रह्मांड में बात की गई सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव शरीर के अंदर, अब तो भैया सारे जगह की बात हो गई तो हम अपने शरीर की भी तो बात करेंगे। वैज्ञानिक सोचे कि हम लोगों के अंदर कौन सी सबसे छोटी होगी, तो स्पर्म थी। स्पर्म का मतलब गैमेट्स, जिससे रिप्रोडक्शन होता है और जनरेशन आगे बढ़ती है। स्पर्म मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ओवम कहाँ होता है? फीमेल में होता है, फीमेल में होता है। और यह क्या था? यह लार्जेस्ट था, यह लार्जेस्ट था सेल ह्यूमन में। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट स्पर्म जो मेल में होता है, स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट कौन होता है? ओवम जो फीमेल में होता है। क्लियर है बच्चा? अब बात करेंगे नॉट डिविजिबल सेल। हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से सरकार को मालूम है कि यह कोशिका डिवाइड नहीं होगी, इसलिए चारों तरफ आपको डंडा लगता रहता है। अब तो ऑनलाइन फाइन भी आ जाएगा 5,000 3,000 का अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे। क्योंकि होता क्या है, ब्रेन में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। 80 से 86 बिलियन बोला जाता है कि ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स। अगर अब ये कहीं से क्रैक कर गए या इधर उधर भटक गए, टूट फूट गए, तो या तो हम ऐसे करके चलेंगे। आप कौन हो? ये किसका चैनल है? हम कौन है? या तो ऐसे करेंगे या फिर काम खत्म, चैनल ही बंद। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन न्यूरॉन है, क्योंकि न्यूरॉन में कभी डिवीजन नहीं होता। अगर यह डिवाइड नहीं करता तो जहां से यह टूटेगा वहां का काम छूटेगा। शरीर से टूटा तो शरीर का काम छूटा, ब्रेन से टूटा तो ब्रेन का काम छूटा। चाहे तो आप घूमो और चाहे तो आप घूम जाओ। चलिए अब बात करते हैं फास्ट डिविजिबल। जो बहुत तेजी से डिवाइड करता है वो होता है लीवर की हिपैटिक कोशिकाएं। यानी लीवर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी तेजी से डिवाइड करती हैं। मतलब हम लोग यहाँ से बनारस, बंबई, कलकत्ता जाने की सोचें, उतनी तेजी से ये डिवाइड करते हैं। लेकिन जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेस्ट में रहो। ये कब डैमेज होते हैं? जैसे आपको डेंगू हो गया या फिर जॉन्डिस हो गया, तो उस अवस्थाओं में लीवर के सेल्स डैमेज कर जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में लीवर के कुछ सिरप लेके आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्क करेंगे तो सेल आपका इधर उधर होगा और डैमेज होगा तो रिपेयर जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी तेजी से रिपेयर करके पूरा लीवर का फॉर्मेशन कर देगा। यानी अगर सेल में लीवर में 20% सेल बचे हैं वो भी रिपेयर करके 100% सेल को तुरंत बना देते हैं। तो इतनी एक्टिविटी इनमें होती है डिवीजन करने की। तो जो भी लोग अगल बगल बीमार हैं सेल लीवर को लेके कि भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है, लीवर खराब, अरे यार टेंशन ना लो, चुपचाप सो, खाओ पियो सो, ठीक है,
और ज़्यादा ड्रिंक मत करो, नहीं और खराब हो जाएगा। चलो बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका हमने बता दिया, क्योंकि यह शरीर की जो संरचना है और कार्य है इसको कराने के लिए डिपेंडेंट फैक्टर होता है। भाई सेल रहेगा, सेल बनेगा, सारी जगहों पे निर्माण करेगा, तो हमारे हाथ आँख कान मुंह पैर जो भी हैं सब मजबूत होंगे और यहाँ पे ऊर्जा भी मिलेगी और हम दौड़ दौड़ के काम करेंगे। ठीक, तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार? कोशिका। कोशिका, ठीक, आशिका मत कर देना, कोशिका है। यहां पे बात करें, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया कोशिका तो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई थी, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, शेप और कार्य के लिए। लेकिन जो हमारी भौतिक इकाई होती है इसको प्रपोज किया था, यानी बताया था हक्सले ने ये बताया कि एक प्रोटोप्लाज्म होती है जो शरीर की क्या होती है? भौतिक इकाई होती है, फिजिकल यूनिट होती है, जिसको पुरकिंजे ने फर्स्ट टाइम टर्म दिया था। पुरकिंजे ने इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में सर्च किया था, प्रोटोप्लाज्म का नाम पुरकिंजे ने दिया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकिंजे ने बताया था, लेकिन यह शरीर की भौतिक इकाई है ये नहीं बता पाए। तो हक्सले ने कहा हम बता रहे हैं, रुको रुको, तो इन्होंने आके बता दिया। ठीक, घबराना नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे यहां पे, देखो बच्चा, ये हमने बता दिया फॉर्मेशन ऑफ सेल। एक पॉइंट हो गया कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो इसको डिलीट कर दें, अपने माइंड से मत डिलीट करना। कैसे बना, क्यों बना, ये अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको भगा के मतलब भगा के नहीं, वापस आके देख सकते हैं। एक पॉइंट यहां से भी डिलीट, नहीं यूं मत करो। इसके बाद आता है बच्चा, इसको कंप्लीट कर लिया जाए, दूसरे पॉइंट पे इसको कर लिया जाए। साइज ऑफ सेल, जो सेल की साइज होती है ये हम कहें तो 0.0 म्यूएम से लेके कितना 15 कितना सेंटीमीटर कर दे, 18 सेंटीमीटर तक होती हैं। अब देखो बच्चा, लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट सेल जो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का अंडा था वह कितना बड़ा हो सकता है? 15 से लेके 18 सेंटीमीटर तक। जो हम लोगों की छोटी सी स्केल आती है ना, जैसे ये मोबाइल है ना, इसको अगर गोला सा घुमा दें तो भाई ये 5-6 सेंटीमीटर की होती है, 5 होती है, थोड़ा और बड़ा कर देंगे इतना बड़ा। ठीक, तो इतने बड़े होते हैं, 2-4 लोगों का भोजन कम बन जाएगा। तो इतनी बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की बात की जाए तो, यानी सबसे बड़ी है। जो सबसे छोटी होती है कोशिका वह होती है माइकोप्लाज्मा। हमने पहले ही बताया माइकोप्लाज्मा या आर्ची बैक्टीरिया या बैक्टीरिया में आता है। मोनेरा में जब हम पढ़ेंगे तो माइकोप्लाज्मा आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। यह स्मॉलेस्ट होती है, लेकिन इसकी साइज कितनी होती है? सबसे छोटी होती है 0.2 0.3 माइक्रोन मीटर म्यूएम। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट, अब ह्यूमन बॉडी में आ जाओ। ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो 0.1 मिलीमीटर होती है एक नर्व सेल, जो सबसे छोटी होती है। लॉन्गेस्ट जो होती है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट नर्व जो होती है वह 1 मीटर की होती है। लॉन्गेस्ट नर्व कितनी होती है? 1 मीटर की होती है। तो यहां से ये कहानी हो गई समाप्त। ये हो गया दूसरा, ये था पहला, ये दूसरा समाप्त। अब आ जाते हैं इसी लगे हाथ तीसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा, शेप ऑफ सेल। जो शेप ऑफ सेल है यह ऐसा होगा, यानी गोला गोला। बहुत सी कोशिकाएं गोले गोले आपको दिखलाई देंगी, गोली 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 गोली। ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो आपको ऐसे दिखलाई देंगे, ट्रेंगुलर टाइप के। कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो स्क्वायर टाइप की होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पेंटागोनली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हेक्सागोनली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ऐसे लंबे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रॉड शेप के होंगे। क्लियर है? तो इसकी शेप जो होती है, शेप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप्स के दिखलाई देते हैं। जैसे न्यूरॉन्स का हेक्सागोनली यहाँ पे होने के साथ साथ ऐसे पतला सा लंबा सा यहाँ लगा रहता है। तो इसकी जो शेप होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट दिखलाई देती है। तो इसकी जो शेप होती है हम कह सकते हैं स्फेरिकल होगा, ट्रेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, स्पाइरल भी कह सकते हैं। स्पाइरल होगा,
कॉमा शेप होगा या फिर रॉड शेप होगा या थ्रीड लाइक होगा, ठीक, स्टार लाइक होगा, तो इतने टाइप के शेप सेल के कोशिकाओं की जो आकृति, जो इसकी बनावट होती है, ये इतने टाइप के हो सकते हैं। यह भी पॉइंट समाप्त हुआ बच्चा। तो अब हम किसको उठा लेते हैं सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को। विभाजन अगर हम बात करें तो दो प्रकार से हमको दिखलाई देती है। एक होती है माइटोसिस, माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, हिंदी में भी समझा रहे हैं। यह होता है समसूत्री, यह होता है अर्धसूत्री, यह होता है, अभी डिटेल में बाद में दे देंगे, अर्धसूत्री मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, अगर इनका विभाजन आपको देखना है, कोई भी सेल है उसके पास दो गुणसूत्र अगर हैं तो यह डिवाइड करेगा तो समान नंबर की कोशिकाओं में समान गुणसूत्र पाए जाएंगे, इसलिए यह समसूत्री बोला जाता है। माइटोसिस में अगर एक सेल के अंदर दो गुणसूत्र हैं तो यह डिवाइड करके दो ही कोशिकाओं का निर्माण करता है। माइटोसिस में डिवीजन होगा यानी विभाजन होगा तो दो कोशिकाओं का, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा, और जितने पेरेंट्स में यानी जितना इनके माँ बाप में सेल था उतना बच्चे में भी कितना, यहाँ इस कोशिका में दो ठो था तो इनमें भी दो दो ही मिलेंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, यह माइटोसिस कहाँ होता है यह बता दें। हमारे पूरे शरीर में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उसके पूरे शरीर में जब विभाजन होता है, हाथ आँख कान नाक मुंह पैर, जितनी कोशिकाओं का विभाजन देखा जाता है वह माइटोसिस टाइप का ही होता है, एक से दो ही कोशिका बनती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह हमारे जनन जो अंग है वहां पे होता है, उसमें गैमेट्स पाए जाते हैं, युग्मक, जो स्पर्म हुआ होता है वहां पे जो विभाजन से स्पर्म हुआ बनाते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिसमें एक कोशिका में अगर दो गुणसूत्र हैं तो ये बट जाएंगे और एक एक रह जाएंगे और फिर इनमें माइटोसिस जैसा विभाजन करके चार कोशिका का निर्माण कर लेंगे। यानी इससे एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा और चारों में एक एक ही गुणसूत्र पाया जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ जो विभाजन होता है मियोसिस या अर्धसूत्री, यह जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्र के नंबर आधे रह जाते हैं और ये एक कोशिका से चार बनाते हैं, जबकि समसूत्री में गुणसूत्र का नंबर समान रह जाता है और यह एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण करता है। तो यह कंप्लीट हुआ बच्चा, कौन सा, सेल डिवीजन, 1 2 3 और यह हो गया 4 का काम समाप्त। क्लियर है। तो अगर इन चारों की बात समझ में आई तो इन चारों को डिलीट किया जाए यहां से। चलो, इन चारों को डिलीट करने के बाद सेल ऑर्गेनेल रहेगा, टाइप्स ऑफ सेल रहेगा, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे। पहले इन चीजों को देख लिया जाए। अब सेल का स्ट्रक्चर देख लिया जाए, फिर इसके बाद रहेगा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इसके बाद ले लेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चा, स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं कोशिकाओं की, यह होती है कुछ इस ढंग से, ऐसा दिखलाई देता है, जिसके अंदर एक होता है ऐसे न्यूक्लियस के अंदर होता है छोटा सा ऐसे न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस इस ढंग से दिखलाई देता है। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ धागे नुमा संरचना ऐसे 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 ऐसे, जिसको गुणसूत्र बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है या जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ होता है, इसके अंदर भरे हुए पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर भरे हुए ऐसे 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 पदार्थ भरा होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। इसके बाद इसके यहाँ पे ऐसे 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 देखी जाएगी एक संरचना, जिसको गोल्जी बॉडी बोली जाती है। इसके ऊपर कुछ ऐसी संरचना दिखलाई देती है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस को जो कवर किए रहती है, इसको ER बोला जाता है, यानी CR मत कर देना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसी होंगी जो एकदम ऐसे चिकनी स्मूथ, और कुछ के ऊपर ऐसे दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER।
तो ये क्या होंगे, ये हैं राइबोसोम्स, जो इसके ऊपर अटैच हैं वो क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। और ये क्या है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर। इसके बाद यह हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। ठीक। इसके अंदर ऐसी एक पाई जाएगी, ऐसी ऐसी बनी हुई बहुत एक्टिव संरचना, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके बाद सेल के ऊपर अगर एक और दीवार पाई जा रही है तो यह कहलाएगी सेल वॉल, यह कहलाएगी सेल के ऊपर की दीवार यानी कि सेल वॉल। सेल के नीचे जो पाया जा रहा है इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, यह हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इसमें कुछ पाया जाएगा तो बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होंगी और छोटे छोटे बबल्स भी दिखलाई देंगे, इनको बोला जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, यह हो गया लाइसोसोम। फिर इसके बाद यह छोटी छोटी जो थी इसको कर दो राइबोसोम, राइबोसोम। छोटी सी एक गोला जैसी संरचना वैक्यूल, वैक्यूल हो गया। और इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव्य पदार्थ होता है, यह जो द्रव्य पदार्थ है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, यह हो गया साइटोप्लाज्म, यह हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसी संरचना बनाएं जो सिक्के नुमा दिखलाई देती है, सिक्के नुमा, तो हो गई क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो यह तो थी पूरे संरचना यानी सेल की हमने बात कर ली, ना हमने बताया कि यह एनिमल है, ना हमने बताया यह प्लांट है। कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, वह भी हम आपको बताएंगे कि अब इसमें कैसे प्लांट सेल हमको दिखलाई देगा, कैसे एनिमल सेल। तो ये सारी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अब आगे चलते हैं। देखो इसको अगर हम हटा दें, अब इन चीजों को हटा दें तो कोई हर्जा नहीं है। यहां से अब हम दिखाएंगे बच्चा, पहले आप लोगों को ये सेल का स्ट्रक्चर हमने समझा दिया कि कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है। यह तो स्ट्रक्चर आपने समझा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बाद हम सेल की जो टाइप्स होती हैं वह बताएंगे और उसमें आपको अच्छी सी संरचना दिखाएंगे। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। अब यहां एक हेडिंग होगी आपकी टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका का प्रकार। मतलब अभी तो सारी चीजें देख रहे थे कि चाट गोलगप्पे का प्रकार देखते हो 10 प्रकार के मिलते हैं, अब कोशिका के भी प्रकार देख लो कि ये कितने प्रकार के हैं। गोलगप्पे तो सबको याद होंगे कितने प्रकार के होते हैं, मीठी वाला, ये तीखा वाला, ये दही वाला, ये तो ऐसा वाला गोलगप्पा नहीं। अभी फिलहाल में यहाँ बात करो टाइप्स ऑफ सेल की। जो सेल थी यह न्यूक्लियस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो इसके अंदर केंद्रक पाया गया उसके आधार पे दो प्रकार की थी। कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका का अगर हम बात करें प्रकार का, तो पहले इसमें केंद्रक के आधार पे देखा गया। किसके आधार पे, केंद्रक के आधार पे। तो एक था प्रोकैरियोट, क्या था बच्चा, प्रोकैरियोट। एक था यूकैरियोट, यूकैरियोट। अभी देखो ऑर्गेनेल भी पढ़ना है, याद रखना। जो प्रोकैरियोट था यह क्यों प्रोकैरियोट बोला गया, जो यूकैरियोट था यह क्यों यूकैरियोट बोला गया। भाई ये बातें आएंगी ना, कमेंट करके बताना यहाँ ई रहेगा या नहीं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। चलो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम बात प्रोकैरियोट की कर रहे हैं तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, आई मीन फर्स्ट, FIRST। फर्स्ट मतलब प्राथमिक या पूर्व, बहुत पहले की बात है जब एक जंगल में एक शेर रहता था। ना सॉरी, शेर नहीं, जब इस धरती पे कोशिका बनी थी तो यह कैसी थी उसके आधार पे इसको बोला गया फर्स्ट क्या, कोशिका, प्रोकैरियोट। इसमें कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो था डेवलप नहीं था, तो इसकी संरचना अगर हम देखें, अब देखने में मजा आएगा।
यह क्या था, इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्री फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल था। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है यह ढका हुआ नहीं था। न्यूक्लियस के ऊपर यह जो जेनेटिक मटेरियल था इसके ऊपर कोई कवर नहीं था, इसलिए इसको प्रोकैरियोट बोला गया। इसके अंदर खाली ऐसे फ्लूइड भरा हुआ था, चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था। कुछ इसमें ऊंच पूछ भी मिल गए थे जिसकी सहायता से यहाँ से वहाँ कर सकता था। इसके मेम्ब्रेन में ही कुछ ऐसी फोल्डिंग जैसी संरचना मिल गई जो बाकी जो श्वसन और ऊर्जा का प्रवाह देते हैं उसके लिए काम हो गया। कुछ इसमें छोटी छोटी पार्टिकल मिल गई जिसको बोला गया इंक्लूजन, CLUSION। इंक्लूजन का मतलब होता है, इसमें भी होता है, जैसे हम जो भी चीज़ें खाते हैं तो प्रोटीन, लिपिड, विटामिन ये सारी चीज़ें डेड होती हैं, इसलिए इंक्लूजन के रूप में यहाँ पड़ी रहती हैं, जो इसकी नीड होती है उसको देती रहती है। यह हो गया क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब, मटेरियल का मतलब यह हो गया वो सामान जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है, वह होता है DNA। तो यह DNA ही तो है। और बाकी यह तो रहा साइटोप्लाज्म, यह हो गया सेल वॉल, यह हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोट में ये सारी चीजें पाई गई। क्या पाया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल वॉल भी था। तो यह प्रोकैरियोट जो था यह इसमें कौन आया, मोनेरा में कौन आया, जितने हम बैक्टीरिया और प्लाज्मा की बात करते हैं ये सब क्या है बेटा, ये हमारे प्रोकैरियोट हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया हो तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यूकैरियोटिक की तरफ आते हैं। चलिए, बात अगर हम यूकैरियोटिक की करते हैं तो यूकैरियोटिक जो था यह सेल वॉल के आधार पे, अभी तो हमने केंद्रक के आधार पे देखा, अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल, यानी कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका की जो दीवाल है, कोशिका की जो भित्ति है, दीवाल है, हिंदी थोड़ा देख लेना, भित्ति तो लिख के आ जाता है। कोशिका भित्ति या इसकी जो दीवाल थी उसके आधार पे इसका विभाजन किया गया यूकैरियोट का। यह कितने प्रकार के निकले, यो निकल गए बेचारे 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन सी थी, यह थी एक प्लांट सेल, क्या थी, प्लांट सेल, और एक था एनिमल सेल। जो प्लांट सेल था यह कैसा दिखलाई दिया भाई, अब आपके माइंड में आएगा प्लांट सेल कैसा दिखलाई दिया और एनिमल सेल की संरचना कैसी थी। तो जो प्लांट था उसका कुछ डायग्राम आपको कुछ इस ढंग से आपके किताब में, जो छोटे बच्चों के किताब में आप देखते हैं वैसा मिल जाता है। तो ऐसा संरचना दिखलाई दिया बच्चा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या खींच कर रहे हैं, नहीं बेटा, यह है सेल वॉल, क्लियर। इसके अंदर भी वही था न्यूक्लियस, इसके अंदर भी क्या था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर ऐसे ऐसे जेनेटिक मटेरियल और यह भरा हुआ लिक्विड, ठीक। यहाँ पे था माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर, वही सिक्के नुमा स्ट्रक्चर जिसको लेके हम गोलगप्पा खाते हैं, वह मत कर देना। यह क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अब यह क्लोरोप्लास्ट हो गया, यह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अंदर आ गई गोल्जी बॉडी, क्या आ गया, गोल्जी बॉडी। छोटे छोटे मिल गए राइबोसोम। तो क्या राइबोसोम इसमें नहीं था सर जी, इसमें था, लेकिन इसमें 70S प्रकार का था। यहाँ क्या है, यहाँ 70-80 दोनों होता है, 70 और 80 दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर गोल्जी बॉडी मिला, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, बड़ा सा मिल गया बबल्स, इसको बोला गया वैक्यूल, रिक्तिका धानी जिसको बोलते हैं। यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यह हो गया गोल्जी बॉडी, GOLGY बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। यह हो गया वैक्यूल, यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसके अंदर भरा हुआ वही द्रव्य पदार्थ,
सर जी और चीज़ नहीं दिखाई दिया, बहुत सी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आपको वीडियो में मिलता चला जाएगा। यह रहा एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या था, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर भरा हुआ द्रव, यह जेनेटिक मटेरियल, यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यह दिखलाई दे रहा है गोल्जी बॉडी, यह क्या है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद यहाँ पे बना दो राइबोसोम, यह बना दो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हो गया सेंट्रोसोम, यह बना दो लाइसोसोम। सर जी आपने ये लाइसोसोम इसमें नहीं बताया। बेटा लाइसोसोम क्या होता है कि हम लोगों के शरीर में अगर बात की जाए चोट लग जाती है तो चोट लगने पे घाव को भरना चाहिए और वहाँ से जो खराब सेल है उनको हटाना चाहिए, तो उनको हटाने के लिए लाइसोसोम होता है। इसके बारे में एक एक करके हम समझाएंगे। और इसमें क्यों नहीं है सर जी? अरे भाई हम लोग क्या होता है, हम लोगों की जो शरीर है गोरी गोरी दिखलाई देनी चाहिए ना, अगर ये रहेगा तो काले पड़ जाएंगे भाई, ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग काले पड़ जाएंगे ना भाई। ये क्या करता है, जो सेल टूट फूट करता है वह घाव बना के इसे एक तरफ खुद्दा सा लटका रहे तो आपको कैसा लगेगा, इसलिए ये क्या करता है तुरंत वहाँ रिपेयर करके एकदम स्मूथ चिकना बना देता है शरीर को। लेकिन यहाँ पे यह नहीं होता, इसी वजह से जो डेड सेल होते हैं धीरे 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 बाहर की तरफ, या प्लांट का जो छाल ऐसे दिखलाई देता है ना, यहाँ आके एकत्रित होते चले जाते हैं और डेड सेल बाहर की तरफ एक रिजिड सा कठोर सा दीवार बनाते हैं। मारो धाए से कोनो फर्क नहीं, एक पटाखा मारेंगे अपने आप को चिंगुर जाओगे, क्योंकि ये चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, यहाँ लगेगा लाइसोसोम्स की वजह से, क्योंकि इसने क्या किया हमारे डेड सेल को खा पी के खाली करके समाप्त कर दिया और वो मैल के रूप में बाहर। लेकिन यहाँ क्या है, इसका मैल जो है यहाँ एकत्रित होकर जमा हो रहा है बेटा, ठीक है, ये एकदम कठोर बना देगा प्लांट को, जबकि हम लोग एकदम नाजुक से हैं। चलो तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये पूरे कैरेक्टर के साथ यहाँ भर गया, इसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है यह हो गया साइटोप्लाज्म। डिफरेंस क्या है भैया, लाइसोसोम्स यहाँ पे है लेकिन लाइसोसोम्स इसमें नहीं था। वैक्यूल यहाँ बड़ा होता है लेकिन यहाँ छोटा छोटा होता है भाई, छोटा छोटा होता है लेकिन इसका बहुत बड़ा रीजन भी है। ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन हम लोगों के शरीर के अगर भार की बात की जाए, भार का 65% वाटर ये कंज्यूम करके रखते हैं, 65% वाटर कंज्यूम करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हरे भरे चिकने दिखलाई देते हैं। और इतने के बावजूद अगर प्लांट की बात की जाए, प्लांट और हरे भरे और स्मूथ दिखलाई देते हैं। उसका रीजन क्या है, बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, ज्यादा पानी प्लांट खींचते रहते हैं ना, प्लांट को पानी चाहिए होता है, तो इसलिए इनके पास बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, हम लोगों के पास छोटी वैक्यूल। अब एक एक करके एक एक ऑर्गेनेल की, क्योंकि टाइप भी हो गया, अब क्या है बचा है हमारा सेल ऑर्गेनेल। अब हम बात करेंगे बच्चा सेल ऑर्गेनेल की। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इतने का लीजिए, फिर हम ऑर्गेनेल की बात करते हैं। ऐसा है बच्चा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आप लोग पहले क्या करिए कि इसको देख लीजिए, हम पार्ट 2 में पूरा सेल ऑर्गेनेल लेके आते हैं और उसके बाद कुछ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस है उसको बता देंगे, और प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें भिन्न होती हैं वो थोड़ा सा अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिए, चाहे वो किसी क्लास में हो, नहीं धड़क आप शेयर करो, अरे कोशिका ही तो है, कोनो वो तो है नहीं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और कुछ हो हाँ कमेंट करके बता देना मज़ा आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सेकेंड पार्ट चाहिए नहीं चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताओ।